हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल पर अगर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं, जैसा कि हम लोग रोजाना करते हैं। सबसे पहले पिछले दिन का रिवीजन। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय वायुसेना दिवस दोस्तों मनाया गया कब? इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया 8 अक्टूबर को। और अभी हाल ही में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है राजस्थान में। एआईबीडी का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों भारत को तीसरी बार लगातार। इसके अलावा तमिलनाडु का जो तट मंदिर है यह भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। 19वां एशियाई खेल समापन हो चुका है। भारतीय टीम ने अभी पुरुष क्रिकेट में और 27 ओवर में यानी टोटल 28 इवेंट्स में गोल्ड जीते हुए हैं। 28 गोल्ड आए हैं भारत के। अभी आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा अभी हाल ही में तमिलनाडु और पुडुचेरी से सागर परिक्रमा चरण 9 का, कल देखो मैंने गलती से चरण 4 बोल दिया था, चरण 9 का शुभारंभ किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म डब्ल्यूईपी का शुभारंभ अभी नीति आयोग के द्वारा किया गया। और केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया है 5 सालों के लिए। और अभी मध्य प्रदेश सरकार के ने भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी है। रिलायंस के जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एमएस धोनी को। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन, वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर। अब आगे बढ़ेंगे, आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी आपको? पीडीएफ और क्विज बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के ढूंढिए, सर्च कीजिए। यहीं पर आपको रोजाना की वीडियो की पीडीएफ, मंथली, डेली सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। सबकी क्विज भी मिलेगी, हमारे ई बुक्स और कोर्सेज भी आपको यहीं मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन गेम्स का समापन हो चुका है। भारत ने दोस्तों ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है इसमें। भारत ने टोटल जीते हैं 107 मेडल, जिनमें से भारत के आए हैं 28 तो गोल्ड, 38 आए हैं सिल्वर मेडल और 41 आए हैं ब्रॉन्ज मेडल। और टोटल संख्या हो जाती है 107। यह भारत का परफॉर्मेंस रहा है, अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। पिछली बार जकार्ता वाले में हम लोगों ने 70 मेडल जीता था, इस बार हम लोगों ने जीता है 107 मेडल। कल इस पर मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है, बहुत ही शानदार वीडियो है। आप अगर किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारा कुछ इसमें मैंने आपको बता रखा है। हर एक गोल्ड विजेता के नाम, इसके अलावा किस किस इवेंट में कितने कितने मेडल आए हैं, ये सब कुछ बताया गया है डिटेल में। वो सारी चीजें तो यहाँ नहीं बताई जा सकती क्योंकि ऑलरेडी ये 15 मिनट का कंटेंट है। एक ही क्वेश्चन में हम लोग 15 मिनट यहाँ लगा नहीं सकते, इसलिए आप लोग ये वीडियो जरूर देख लेना, आपका पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। एशियन गेम्स की बात करें तो इसका आयोजन दोस्तों हैंगझोउ चाइना में किया गया। चाइना के हैंगझोउ में इस बार वाला संस्करण था 19वां। अच्छा, ये एशियन गेम्स 2022 होना था, लेकिन ये कोविड की वजह से एक साल टाल दिया चाइना ने और कहा कि हम 2023 में कराएंगे। तो याद रखना 2023 में ये हो रहा है, लेकिन नाम इसका पढ़ा जाएगा एशियन गेम 2022। ठीक वैसे ही जैसे टोक्यो ओलंपिक में आप पढ़ते हो टोक्यो ओलंपिक 2020। आयोजक कौन रहा? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसे ओसीए के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसे ही एशियाड भी कहा जाता है, एशियन गेम्स को एशियाड भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। इवर ऑनवर्ड ये इसका मोटो था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटो आपसे पूछा जाएगा, इसका मोटो था एवर ऑनवर्ड। अच्छा, एशियन गेम्स का पहला संस्करण कहाँ खेला गया था और कब खेला गया था? तो पहला संस्करण दोस्तों 1951 में नई दिल्ली में खेला गया था और भारत ने 51 मेडल भी जीते थे। भारत का वो कई सालों तक बेस्ट बना रहा परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके बाद जकार्ता वाला जो है ये सेकंड हाईएस्ट बना और उसके बाद अभी तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार वाला भारत ने। तो फिलहाल पहला इवेंट तो नई दिल्ली में हुआ था और लास्ट इवेंट यानी पिछला वाला जो हुआ था वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था 2018 में। ठीक है, तो इसमें भारत ने जीते थे 51 मेडल, इसमें भारत ने जीते थे 70 मेडल और इस बार वाले में भारत ने जीते हैं 107 मेडल। अगला इवेंट कहां पर होगा? तो अगला इवेंट होगा नगोया जापान में 2026 में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2022 में होना था, 2018 में इससे पहले हुआ, तो 4-4 साल के गैप पर ये सब होता है। तो 2022 से ही कंसीडर किया जाएगा, इसीलिए यहाँ 2026 लिखा है। 2023 में 4 जोड़कर 2027 गलती से भी मत करना। ठीक है, चलिए मेडल टेबल में अगर बात करें तो यहाँ पर देखो
टॉप पर रहा चाइना, चाइना होस्ट कंट्री था, 201 गोल्ड जीता इसने, 201 गोल्ड मेडल केवल, टोटल 383 मेडल इसके थे। सेकंड पर जापान रहा, थर्ड पर साउथ कोरिया रहा 52 और 42 मेडल के साथ, गोल्ड के साथ। टोटल मेडल्स के 188 और 190 रहे। यहां पर देखो भारत जो है ये चौथे पोजीशन पर रहा। अच्छा यहां पर देखोगे आप 188 मेडल है इसके जापान के, लेकिन ये दूसरे पर है, और वहीं 190 मेडल के साथ ये तीसरे पर। ऐसा क्यों? क्योंकि गोल्ड कंसीडर किया जाता है ना, सबसे प्रायोरिटी ज्यादा गोल्ड को दी जाती है। गोल्ड जिसका रहेगा वो मेडल टेबल में ऊपर रहेगा। उज्बेकिस्तान ऐसे 5वें पर है। तो टॉप 5 तो आपको याद ही होना चाहिए, बाकी टॉप 10 भी अगर याद कर लोगे तो अच्छी बात है। और आप ये कल वाली वीडियो तो जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीजों को बताया ही है, साथ ही साथ एक लास्ट में एनालिसिस बताया है, खास तरह का एनालिसिस, कि कब तक हम लोग चाइना को भी पीछे कर देंगे। यानी भारत जो मेडल जीत रहा है ऐसे ही जीतता रहे अगर, और चाइना भी जीत रहा है जिस ले में, तो कब तक हम लोग चाइना को भी पीछे कर देंगे, ये भी मैंने आपको वहां पर एनालिसिस बताया हुआ है। तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने कितने वर्षों के बाद अपना झंडा बदल दिया है? तो देखो भारतीय वायुसेना दिवस अभी मनाया गया। भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। तो इसमें भारतीय वायुसेना को ना नया फ्लैग मिला है। ये फ्लैग भारतीय वायुसेना का 72 वर्ष बाद चेंज हो रहा है। ये नया फ्लैग कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आपको विवेक राम चौधरी जी दिख जाएंगे, इन्होंने अनवील किया है इसे। इस फ्लैग में देखो क्या खास बातें हैं। यहाँ पर देखो इस साइड में आपको तिरंगा दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये लोगो एक टाइप का दिख रहा है, रिंग टाइप का। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ईगल दिखेगी, ईगल दिखेगी, उसके ऊपर जस्ट ये अशोक चक्र है। क्लियर अगर ना देख रहा हो तो अशोक चक्र है, और अशोक चक्र के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी, किस साइड में तिरंगा लगा है या क्या क्या चीजें हैं वायुसेना के नए फ्लैग पर, तो ऐसा पूछा जाएगा तो आप ये सारी डिटेल्स बता देंगे जो मैंने बताया आपको। तो 72 साल बाद ये नया फ्लैग चेंज हो रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वायुसेना ने शक्ति प्रदर्शन किया, खूब अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया गया वायुसेना दिवस। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिहार की तरह ही राज्य जाति सर्वेक्षण की घोषणा की है? तो देखो अभी राजस्थान सरकार ने ना बिहार के ही तर्ज पर, जैसे बिहार सरकार ने, अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि बिहार सरकार ने अभी जातिगत आधारित जनगणना जारी किया है अपने राज्य का। राज्य में सर्वे उन्होंने कराया, उसके बाद एक जनगणना जारी किया है, ठीक है, केंद्र वाला नहीं। ऐसे ही राजस्थान ने कहा हम भी कराएंगे बिहार की ही तरह अपने राज्य में जातिगत सर्वेक्षण कराएंगे, उसके बाद जातिगत जनगणना जारी करेंगे। तो राजस्थान यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये अशोक गहलोत जी हैं राजस्थान के सीएम, इन्होंने ये अनाउंस किया हुआ है। अच्छा, जब मैंने बिहार वाला बताया था आपको, आप पिछली वीडियो में देखे भी होंगे, एक बार फिर से उसको रिकॉल करते हैं। जातिगत जनगणना जो जारी की गई थी उसमें क्या क्या चीजें थी। तो देखो बिहार में कुल आबादी है 13 करोड़, इसमें अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस को लें तो ये 27% है, और एक्सट्रीमली अदर बैकवर्ड क्लासेस की अगर बात करें तो ये 36% है। यानी टोटल ओबीसी, अगर ओबीसी और ईबीसी मिला दिया जाए तो टोटल ओबीसी है 63%। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट के हैं 19%, शेड्यूल ट्राइब से हैं 1.68%, और जनरल कैटेगरी के हैं 15.52%। ये हैं बिहार के। अभी ये लोग जो हैं यानी कि राजस्थान वाले जो हैं ये अभी सर्वे कराएंगे, इसके बाद डाटा मिलेगा इनको तो अब ये जारी करेंगे, ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अब राजस्थान आया है तो राजस्थान पिछले दिनों में क्यों क्यों चर्चे में रहा था, इनको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जैसे राइट टू हेल्थ पॉलिसी लाने वाला ये पहला राज्य है, गिग वर्कर्स के लिए बिल लाने वाला भी ये पहला राज्य है, गिग वर्कर्स के लिए बिल लाने वाला ये पहला राज्य, और गिग वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। ये गिग वर्कर्स क्या है? जो आप ये स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजन और इन सबसे पार्सल अपने मंगवाते हो ना, तो जो पार्सल लाते हैं वो सब डिलीवरी बॉय जो होते हैं वो सब गिग वर्कर्स कहलाते हैं। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक वाला पहला राज्य कौन सा है? ये राजस्थान है। 3 नए जिले बनाए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचमन सिटी। अब 3 नए जिले बनने के बाद यहाँ पर टोटल जिलों की संख्या हो जाएगी 53। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना इन्होंने शुरू किया। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम शुरू किया। गर्भवती महिलाओं के लिए पीसीटीएस ऐप राजस्थान ने लॉन्च किया। ये तो रहे करंट अफेयर के पॉइंट। राजस्थान से अगर आप स्टैटिक देखोगे तो ये रहा स्टैटिक, अभी मैंने कल ही इसकी चर्चा की थी तो इसीलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। तो जो लोग नए आए हों वो लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस फिल्म को कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों अभी हाल ही में कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में अभी द सर्वाइवर को बेस्ट फिल्म का, बेस्ट एक्शन फिल्म का अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, एक तो ये बात कि कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल है, ये कांस फिल्म फेस्टिवल नहीं है।
कांस फिल्म फेस्टिवल अलग इवेंट होता है, ये कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है। दूसरी चीज, सर्वश्रेष्ठ एक्शन का पुरस्कार इसने जीता है द सर्वाइवर ने। यहाँ पर देखो द सर्वाइवर आपको दिख रहे हैं, ये राजत रजनीकांत हैं, और राजत रजनीकांत जो है ना, यही इसके डायरेक्टर हैं, यही इसके प्रोड्यूसर हैं और यही इसके एक्टर हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है, इनकी ये फिल्म है। अच्छा, कांस फिल्म फेस्टिवल की बात आई है तो कांस फिल्म फेस्टिवल की बात कर लेते हैं, जो अभी शायद अप्रैल या जून में इवेंट हुआ था। तो उसमें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डियोर खिताब दिया जाता है, बहुत ही फेमस होता है पाम डियोर खिताब। तो वो मेन खिताब वहां का होता है बेस्ट फिल्म के लिए। तो एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को इस बार पाम डियोर खिताब मिला, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला नहीं भी याद रखोगे चलेगा, इसको मत भूलना। अच्छा, इस बार ऑस्कर किसने जीता था? इस बार ऑस्कर जीता था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने। किसने? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये फिल्म का नाम है, और इसने ऑस्कर जीता था इस बार। अगली बार जो ऑस्कर होगा उसके लिए नॉमिनेशंस जा रहे हैं। भारत ने ऑफिशियल एंट्री के रूप में 2018 को भेजा है। 2018 एक मलयालम फिल्म है, 2018, और इसको भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजा गया है ऑस्कर में, ठीक है, एकेडमी अवार्ड्स के लिए। चलिए अगला, आरबीआई ने किस योजना के लाभार्थियों को पीआईडीएफ योजना में शामिल किया है? तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना के जो लाभार्थी हैं इनको पीआईडीएफ योजना के तहत शामिल किया है। अब ये पीआईडीएफ योजना है क्या है, इसको भी समझेंगे हम लोग। यहाँ पर पहले आर्टिकल देख लो, द हिंदू का है, आरबीआई इंक्लूड पीएम विश्वकर्मा अंडर पीआईडीएफ स्कीम, एक्सटेंड टेन्योर ऑफ स्कीम बाय अनदर 2 ईयर। इसके साथ साथ पीआईडीएफ जो है ना, इसका टेन्योर खत्म होने वाला था, तो इसका टेन्योर 2 साल के लिए बढ़ा भी दिया गया है। ये पीआईडीएफ है क्या? पीआईडीएफ मतलब पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके तहत आरबीआई बढ़ावा देती है डिजिटल पेमेंट्स वगैरह का। और उसके बाद एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके तहत लोगों के पास डायरेक्ट मनी पहुंचे डिजिटल माध्यम से। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने ये स्कीम शुरू किया था। अब चूंकि पीएम विश्वकर्मा योजना, मैंने आपको बताया था ना अभी, विश्वकर्मा जी की जयंती पर, विश्वकर्मा भगवान की जयंती पर पीएम मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था। 18 प्रकार के जो विश्वकर्मा जन हैं उनको इसके तहत वित्तीय सहायता की जाएगी। अब जब वित्तीय सहायता की जाएगी यानी कि उनके पास पैसे भेजे जाएंगे, तो ये पैसे डिजिटल माध्यम से उनके बैंक तक, उनके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाए, कोई बीच में हेर फेर ना हो, इसके लिए इसे पीआईडीएफ स्कीम के तहत लाया गया है। और इसीलिए पीआईडीएफ स्कीम जो खत्म होने वाली थी, इसको 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। क्लियर? तो ये 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। एक चीज और, पीएम विश्वकर्मा योजना भी ये 5 सालों के लिए ही था, ये 2027 तक के लिए है, मतलब 2000 इधर 23-24 से लेकर के 2027-28 तक के लिए है। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी नई दिल्ली में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल रिसर्च, अनुसंधान को हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं रिसर्च, कॉन्फ्रेंस इन जस्ट एंड रिसाइलिएंट एग्री फूड। देखो बेसिकली ये एग्री फूड के लिए रहेगा, सिस्टम्स इन न्यू दिल्ली। तो ये 9 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक आयोजित हो रहा है नई दिल्ली में, एग्री फूड सिस्टम्स को बढ़ावा देने के लिए। इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट आर&डी को बढ़ावा देने के लिए, जिससे और अच्छे से एग्री फूड का उत्पादन किया जा सके। तो इसका जो नाम टाइटल रखा गया था वो था फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट टुवर्ड्स फेयर एंड रिसाइलिएंट एग्री फूड सिस्टम। तो इसको द्रौपदी मुर्मू जी ने उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू जी पिछले दिनों में क्यों क्यों चर्चे में रही थी, इनको हम लोग रिकॉल करेंगे। जैसे इन्होंने भोपाल में उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सवों का उद्घाटन किया, इन्होंने सूरी नाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्राप्त किया, जो कि कौन सा है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, ये आप याद रखना। इसके अलावा कस्तूरी रे ने पुस्तक लिखी है द्रौपदी मुर्मू जी पर, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ए ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स। भरोक्सा मोबाइल ऐप इन्होंने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए लॉन्च किया। राजघाट पर महात्मा गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का इन्होंने उद्घाटन किया। किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी जो है ये पूसा नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ। नई दिल्ली में ही अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का अभी इन्होंने किया है। और राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा नाम का एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है। एक चीज और मैंने आपको बताया था कि संविधान
पार्क का भी इन्होंने उद्घाटन किया है, ये राजस्थान में है, ये भी आप याद रखेंगे, राजस्थान वाले भी पेज में ऐड कर सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में अगर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी जो है ये कहाँ की गवर्नर थी पहले, ये थी झारखंड की गवर्नर, झारखंड की गवर्नर थी और रहने वाली कहाँ की हैं, उड़ीसा की रहने वाली हैं। किस नंबर की प्रेसिडेंट हैं, तो 15वीं नंबर की प्रेसिडेंट हैं। और महिला प्रेसिडेंट किस नंबर की हैं, दूसरी महिला प्रेसिडेंट हैं, ठीक है ना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के बाद ये हैं, और पहली ट्राइबल वीमेन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, जीएस सफलता बैच जो है इसमें कुछ दिनों से अभी क्लासेस नहीं आ पाई हैं कुछ कारणों की वजह से, इसको जल्द से जल्द खत्म करेंगे। आप लोग के कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, जल्द से जल्द ये समाप्त होगा और इसके बाद जीएस सफलता 3.0 शुरू किया जाएगा। अब ये जीएस सफलता बैच 2.0 थोड़ा लंबा खिंच गया और अनुमान था नहीं इतना, काफी ज्यादा लंबा खिंच गया ये, तो इस वजह से ये टाइम भी लगा और इसमें काफी ज्यादा मतलब कॉस्टिंग भी आ गई। तो फिलहाल अगला वाला बैच जो होगा वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब इसके नीचे तो होगा नहीं, जो भी आएगा इससे ज़्यादा ही आएगा। तो जो लोग वीओडी फॉर्म में लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं, अभी कुछ क्लासेस बची हुई हैं, बाकी इसमें सारी क्लासेस लगभग लगभग हो गई हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। एक और चीज़, आप लोग कमेंट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे बिहार एसएससी के लिए, तो बिहार एसएससी का बैच जो है आप लोग को जिनको जिनको चाहिए कमेंट बॉक्स में करें कमेंट, तो अगर ज़्यादा लोगों की डिमांड रहेगी तो वो ला दिया जाएगा बैच। सीजीएल वाले स्टूडेंट जो कमेंट कर रहे थे, सीजीएल वालों का मैंने सोचा है 1 नवंबर से लॉन्च करने का, तो 1 नवंबर से सीजीएल 2024 के लिए बैच आएगा और ये मेरी प्लानिंग है, लेकिन अब ज़्यादा फोर्सफुली कहोगे तो उसको भी पहले ही लाना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये जो जीएस सफलता बैच है ये पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसे अक्टूबर में खत्म कर दिया जाए, नहीं तो हो सकता है ये थोड़ा सा आगे चला जाए, नवंबर तक भी खींच जाए, 15 नवंबर तक। तो जीएस सफलता वाले, हाँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो भी अभी जल्दी ही हो जाएंगे 2-4-10 दिनों में। तो आप लोग अगर किसी एग्जाम को देने जा रहे हो तो बाकायदे आप पढ़ करके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फुल कॉन्फिडेंस में जाना। आपने जो जो चैप्टर्स पढ़ लिए हैं वो सब इंपॉर्टेंट्स हैं, जितने भी पढ़ लिए हैं आप बेफिक्र होकर के उतने से भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो जीएस में। दूसरी बात एक और, जिन जिन लोगों ने जीएस सफलता बैच लिया है वो लोग इंडिया के किसी भी और बैच को लेने की कोई कोशिश ना करें, जीएस इनके लिए इनफ है। मेरा ही बैच नहीं, कोई का भी बैच मत लेना इसको लेने के बाद, ठीक है। जीएस सफलता बैच अगर आपके पास है तो आपको बुक भी नहीं लेने की जरूरत है, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रैक्टिस सेट मार्केट से भले ले लेना लेकिन बुक भी मत लेना अगर ये बैच लियो तो, और कोई भी बैच मत लेना किसी भी एग्जाम का, ठीक है ना। सारा सिलेबस इसमें है, कंप्यूटर तक भी इसमें है, तो आपको किसी और एग्जाम का कुछ भी नहीं लेने की जरूरत है, ये अगर बैच ये वाला है आपके पास तो। चलिए, तो फिलहाल एमजेटी ऐप पर ये सारी चीजें मिलेंगी, जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं, एमजेटी ऐप पर ही ये बैच मिलेगा। आपको वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है, वहां पर सब्जेक्ट वाइज में जाना है और इसको ज्वाइन करना है। जिनको अगर कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप यहाँ पर आइकन बना रहेगा, उस पर आप टच करोगे तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आगे, हाल ही में किस प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप का पहला पूरी तरह से निजी रॉकेट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों, अभी पीएलडी स्पेस स्पेन की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, इसने पूरी तरीके से यूरोप की पहली निजी यानी प्राइवेट स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है। ये रॉकेट का नाम है दोस्तों मेउरा वन। मेउरा वन जो है, मेउरा वन या मेउरा वन जो भी पढ़ो आप, तो ये जो है लॉन्च किया गया है। 2 बार अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ, मतलब लॉन्च करने जा रहे थे लेकिन लॉन्च नहीं किए, कभी कभी वेदर कंडीशन आ जाती है, लेकिन फाइनली तीसरी बार में इन्होंने लॉन्च कर दिया है। ये स्पेन की पीएलडी स्पेस ने लॉन्च किया है, तो ये इस स्पेस एजेंसी का नाम है जो कि है प्राइवेट स्पेस एजेंसी, और इसने पूरी तरीके से खुद ही बनाया हुआ है, ये यूरोप का पहला ऐसा है। मेउरा वन इसके रॉकेट का नाम है। अच्छा, ये यूरोप की प्राइवेट स्पेस एजेंसी होगी। कुछ और जैसे अमेरिका में प्राइवेट स्पेस एजेंसी की बात करें तो अमेरिका में, जैसे यूएस में बात करें प्राइवेट स्पेस एजेंसी की, तो एक बहुत ही फेमस है स्पेस एक्स। एक और है ब्लू ओरिजन, ठीक है ना। जिनको ना पता हो, स्पेस एक्स एलन मस्क की है, ब्लू ओरिजन जो है जेफ बेजोस वाली है। इसके अलावा अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी 2 है प्रमुख, एक स्काई रूट है, एक है अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है। इसके अलावा यूके में अगर बात करें तो वन वेब आपने सुना होगा। अब ये तो मैं प्राइवेट स्पेस एजेंसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और ये प्रमुख हैं, वैसे तो यूएस वगैरह में बहुत सारी स्पेस एजेंसियां होंगी, है ना, ऐसा नहीं है, ये दोनों फेमस है इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक चीज और, जैसे अगर गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी की बात करें तो यूएसए की गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है नासा, जापान की है जक्सा, रूस की है रॉसकॉस्मोस, यूरोप की है यूरोपियन स्पेस एजेंसी या ईएसए जिसे कहते हैं,
इंडिया की है इसरो, और इसके बाद चाइना की है CNSA, ठीक है ना, पाकिस्तान पास है नहीं। आगे, विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? विश्व कपास दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड कॉटन डे। तो 7 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और दुनिया भर में जो कॉटन का व्यापार होता है उसको बढ़ावा देने के लिए, कॉटन का क्या महत्व रहा है, खास करके इसका इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कॉटन डे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, भारत भी अच्छा उत्पादक है। सहारा अफ्रीका में दोस्तों 4 ऐसे कपास उत्पादक देश हैं जिन्हें कॉटन 4 कहा जाता है। कॉटन 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये पूछा जाएगा आपसे। कॉटन 4 के नाम से ये 4 कंट्रीज फेमस हैं, बेनिन, बुर्किना फासो, चैड और माली। ये 4 देशों को कॉटन 4 के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। इस बार की थीम है मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल, फ्रॉम फार्म टू फैशन। ये है कॉटन की थीम। अक्टूबर महीने के अभी तक जो भी महत्वपूर्ण दिवस आए हैं इनको देख लीजिए। 1 अक्टूबर को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को ही विश्व आवास दिवस। 4 को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। क्लियर है। आगे, केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो SBI के चेयरमैन है दिनेश खारा, इनका कार्यकाल अभी फिर से बढ़ा दिया गया है और ये कार्यकाल अब होगा इनका अगस्त 2024 तक। ये है दिनेश खारा। अच्छा खासा अगर पकड़ हो मंत्रालय में तो कार्यकाल बढ़ते रहते हैं ऐसे। तो फिलहाल कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इनका अगस्त 2024 तक कार्यकाल बढ़ा दिया है, जो कि अक्टूबर में इसी महीने में समाप्त होने वाला था। ठीक है, समाप्त हो गया था। तो भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI जो है, ये दोस्तों भारत सरकार की सबसे बड़ी गवर्नमेंट बैंक है। 12 सरकारी बैंकें हैं, उनमें सबसे बड़ी वैल्यूएशन के हिसाब से SBI है। स्थापना इसकी 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इंपीरियल बैंक का ही नाम बदल करके ये किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला, हाल ही में किस आतंकी संगठन द्वारा इजराइल पर अचानक हमला करने के बाद इजराइल ने स्टेट ऑफ वार घोषित किया? तो दोस्तों एक और दुनिया में जंग छिड़ चुकी है। अभी हमास नाम का एक आतंकवादी संगठन है जो कि फिलिस्तीन समर्थक है। तो इसने क्या किया कि 20 मिनट में 5000 रॉकेट दाग करके इसका भी आयरन डोम सिस्टम जो है वो फेल कर दिया इजराइल का, और यहाँ पर भयंकर अटैक करके घुसपैठ कर लिया। बहुत सारे हमास के लड़ाके घुस गए और वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में विस्फोट वगैरह करने लगे। काफी तबाहियां मची। बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये लोग किडनैप करके ले गए। इसके अलावा नेपाल के भी बहुत सारे 10 से 12 लोगों को ये लोग किडनैप करके अपने पास बंदी बना लिए हैं। अब ये नेगोशिएशन करते टाइम उनका यूज करेंगे। दूसरी बात, इजराइल ने भी ऊपर से रिप्लाई किया, रिस्पांस किया। इजराइल ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है पूरे देश में। इसके अलावा स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया है। इस पर मैंने आपको एक वीडियो दिया हुआ है जिसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद है क्या, शुरुआत से इतिहास से लेकर के मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। आप इसको देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इजराइल ने फिलहाल घोषणा कर दिया है, इसने ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन की घोषणा कर दी है इसके लिए, और इन्होंने कहा है कि आखिरी जंग है, इसके बाद हमास का नामो निशान मिट जाएगा। ये इस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि बहुत भयानक यहाँ पर अटैक हुआ है इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। इजराइल की आबादी वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं है, 98 लाख की आबादी है केवल, और उसी पर भी अटैक करके ये लोग। अच्छा, ये लेबनान भी कूद गया है, लेबनान उस साइड से अटैक कर रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये है इजराइल। इजराइल में ये है वेस्ट बैंक जहां पर फिलिस्तीनी रहते हैं। ये है गाजा पट्टी। इसी गाजा पट्टी में ना यहाँ पर हमास नाम का संगठन रहता है जो कि आतंकवादी संगठन घोषित हो चुका है। मैंने जब ये वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे लोग कमेंट करके उसमें कहे हैं कि हमास आतंकवादी संगठन नहीं है, हमास को आतंकवादी संगठन क्यों कह रहे हो। तो आप जाकर के ट्वीट देखो, पीएम मोदी का ट्वीट देख लो, ऋषि सुनक का ट्वीट देख लो, आप जो बाइडेन का ट्वीट देख लो, जितने भी वर्ल्ड लीडर हैं सभी के ट्वीट में उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है। इससे पहले भी वो घोषित भी हो चुका है हमास जो है, ठीक है ना। तो उसमें सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी चीज, यहाँ पर वो लोग रहते हैं तो यहाँ से वो लोग अटैक किए हैं। जेरूसलम जो है ये इसकी राजधानी है, और ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है इतनी दूर में इजराइल है। इजराइल ऐसा नहीं था शुरुआत में ये बहुत कम मात्रा में था, धीरे धीरे ये कब्जा करते करते इतना इस स्थिति में आ गया है। इसका पूरा इतिहास मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जरूर देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ विकसित हो सके, आपको पता चल सके कि एक्चुअल में कारण क्या है लड़ाई का। फिलहाल ये तो थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर पसंद आई है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप प्राप्त किए हो,
तो वीडियो को लाइक कर देना। और बहुत सारे लोग देखो वीडियो रोज देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट और भी आने वाले हैं। अब तो हमने डीप एनालिसिस नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जिसमें आने वाले समय में बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे लोगों पर जो डीप एनालिसिस वाली वीडियो होती है वो उसमें डाला जाएगा, जिससे आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर जानकारियां हो सकेंगी। जिसमें मैंने गांधी युग का पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया, और अभी इजराइल फिलिस्तीन विवाद वाला भी बनाया हुआ है। तो ऐसे ही उसमें और भी वीडियोज आएंगे, तो आप ये डीप एनालिसिस प्लेलिस्ट जो है जरूर देखिए। यहाँ पर मैं कार्ड छोड़ दूंगा। व्हाट्सएप चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी दिन भर आपको अपडेट दिया जाता रहता है। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए पीडीएफ के लिए। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मध्य प्रदेश में खोले गए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। और युवा साहित्य पुरस्कार, इसमें मणिपुर भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो ये परशुराम थिंगनम को मिला था। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है 3 नए जिलों के बाद राजस्थान में जिलों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी। बहुत आसान है, आप आंसर कर ले जाओगे। तमिलनाडु का जो तट मंदिर है, इसको किस वर्ष महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह के हिस्से के रूप में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के दर्ज लिस्ट में शामिल किया था? ये आप बताइएगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कल की वीडियो से लिए गए हैं, कल की वीडियो देखे होगे आप तो जरूर आंसर करोगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।